like a Hellcat. एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल बैकबेंचर केमिस्ट्री में। लास्ट टॉपिक हमने जो पढ़ा था वो पढ़ा था हमने ऑर्बिटल की स्ट्रक्चर के बारे में, ऑर्बिटल डायग्राम्स के बारे में कि कैसे ऑर्बिटल्स आपस में एक दूसरे से जुड़ते हैं। आज उसी वीडियो को हम आगे कंटिन्यू करेंगे। जिन स्टूडेंट्स ने मेरी पुरानी वाली वीडियो नहीं देखी है, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा, आप लोग प्लीज़ उसको फर्स्ट देखें, उसके बाद ही ये वीडियो आपको समझ में आएगी। ठीक है, सो लेट्स बिगिन विद आवर टॉपिक दैट इज हाइब्रिडाइजेशन। ये कॉन्सेप्ट क्यों दिया गया था, एक बार मैं थोड़ा सा पुराना रिवाइज करवा देता हूँ कि ये कॉन्सेप्ट इसलिए दिया गया था कि 90s की अगर हम बात करते हैं तो उस टाइम क्या था कि हमारे पास NMR मशीन या फिर मैग्नेटिक मशीन, रेजोनेटिंग जिसको बोलते हैं, या फिर जो बड़ी बड़ी मशीन जो आज के टाइम में हम यूज़ करते हैं, NMR हो गई या सी कार्बन डिटेक्टिंग मशीन्स हो गई, ये उस टाइम हमारे पास नहीं थी। तो हम लोगों को मॉलिक्यूल की स्ट्रक्चर कैसी है ये कुछ भी आइडिया उस टाइम नहीं चलता था। तो 1930 के आसपास एक साइंटिस्ट था, उसका नाम था पॉलिंग। ठीक है, काफ़ी कोशिशों के बाद, काफ़ी रिसर्च के बाद उसने एक कॉन्सेप्ट निकाला। देखो, ये एक हाइपोथेटिकल कॉन्सेप्ट था। हाइपोथेटिकल मतलब इमेजिनरी, उसके पास इसका कोई लॉजिकल प्रूफ नहीं था उस टाइम, क्योंकि उस टाइम ऐसी मशीन ही नहीं थी कि जो मॉलिक्यूल को इतना डीप स्टडी कर सके। तो उसने एक हाइपोथेटिकल कॉन्सेप्ट दिया था, उसने उसको नाम दिया था हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिड, देखो वर्ड हाइब्रिडाइजेशन जो बन रहा है वो 2 वर्ड से बन रहा है। फर्स्ट जो वर्ड आ रहा है वो आ रहा है हमारा हाइब्रिड। देखो, हाइब्रिड का मतलब होता है मिक्स मैशअप। आज भी हम अगर देखते हैं तो मार्केट में कई सारी चीज़ हाइब्रिड आ रही है। हाइब्रिड कार, हाइब्रिड बाइक, हाइब्रिड बीज, हाइब्रिड जानवर तक आने लग गए हैं, जैसे टाइगर और लॉयन लाइगर। तो ऐसे काफ़ी चीज़ें। तो ऐसा ही कॉन्सेप्ट उसने दिया था हाइब्रिड। उसने क्या किया था कि उसने सिर्फ एक हाइपोथेटिकल फिनोमिना दिया कि 2 ऑर्बिटल आपस में जुड़ते कैसे हैं, कैसे उनके अंदर बॉन्डिंग होती है, इन सारी चीज़ों के बारे में नाम दिया उसने उस टॉपिक को हाइब्रिडाइजेशन। सो इट इज़ अ हाइपोथेटिकल फिनोमिना कि ये सारा का सारा जो भी हम पढ़ने जा रहे हैं एक उस टाइम मनगढ़ंत था, लेकिन आज के टाइम में देखें तो उसने बिल्कुल सही कॉन्सेप्ट दे दिया था। ठीक है, उसके एजम्पशंस, उसके अनुमान जो उसने लगाए थे, उसने जो अपनी रिसर्च लगाई थी, वो सारी की सारी सही बैठी थी। अब क्यों हाइब्रिडाइजेशन का यूज़ किया जाता है और आज भी हम क्यों इसको वाइडली यूज़ करते हैं, हर बंदे ने इसको, हर केमिस्ट ने इसको क्यों एक्सेप्ट किया है, उसके कुछ रीजंस हैं कि ये अकेला प्रोसेस है जो किसी भी मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री के बारे में बता देता है। ज्योमेट्री इन द सेंस कि वो दिखती कैसी है, मतलब सीधी एक लंबी फॉर्म में है, ऊपर नीचे है बॉन्ड, या जैसी भी उसकी स्ट्रक्चर है वो सारी हमको पता चल जाती है। उसके बाद वो उसकी शेप के बारे में बता देता है। देखो, कई लोगों को कन्फ्यूजन होगा कि सर ज्योमेट्री और शेप में क्या फ़र्क है, दोनों एक ही चीज़ें। नहीं, बहुत ज़्यादा फ़र्क है दोनों के बीच में। ज्योमेट्री जो है उसके अंदर हम किसी भी मॉलिक्यूल की बॉन्ड पेयर और लोन पेयर दोनों को ऑब्जर्व करते हैं। वापस एक बार रिपीट कर रहा हूँ, ज्योमेट्री के अंदर हम किसी भी मॉलिक्यूल के बॉन्ड पेयर और लोन पेयर दोनों को ऑब्जर्व करते हैं। और अगर मैं शेप की बात करता हूँ, शेप में सिर्फ हम बॉन्ड पेयर की बात करते हैं। फिर उसके बाद अगर हम बात करते हैं बॉन्ड एंगल की, तो बॉन्ड एंगल मतलब किसी भी मॉलिक्यूल के अंदर एटम अगर जुड़े हैं तो कैसे जुड़े हैं, मतलब सीधे वो 180 डिग्री पे एक दूसरे से जुड़े हैं या फिर 90 डिग्री का एंगल बना रहे हैं। इन द सेंस, मतलब अगर मैं बात करूं CO2 मॉलिक्यूल, 1 कार्बन और 2 ऑक्सीजन, तो भाई ये बीच में मैंने मान लो कार्बन पकड़ रखा है, ये 2 ऑक्सीजन, तो वो इस तरीके से जुड़ी है, ऑक्सीजन दोनों इस तरीके से जुड़ी है, या 120 डिग्री का एंगल है, तो कैसे एंगल उनके बीच में है, ये सारी चीज़ें पता करने के लिए हम हाइब्रिडाइजेशन का यूज़ करते हैं। उसके बाद प्लेनर और नॉन प्लेनर। देखो, प्लेनर और नॉन प्लेनर की बात करूँ तो प्लेन का मतलब क्या है, 2 ही प्लेन है। हम अगर बात करते हैं तो एक है वर्टिकल प्लेन और एक है हॉरिजॉन्टल प्लेन। ठीक है, तो ये जो प्लेन है आपका पैरेलल टू प्लेन ऑफ पेपर, ये जो पेपर का प्लेन है इसके पैरेलल जो है, तो ये है हमारा हॉरिजॉन्टल प्लेन। और जो खड़ा मैं बात करूँ परपेंडिकुलर, इसको बोलते हैं वर्टिकल प्लेन। तो ये है हॉरिजॉन्टल और ये है वर्टिकल प्लेन, तो 2 ही प्लेन की बात करते हैं। तो कोई मॉलिक्यूल है वो प्लेनर इन द सेंस, मतलब उसको आप बना सकते हो पेपर पे या नहीं बना सकते हो, 2D स्ट्रक्चर और 3D स्ट्रक्चर जिसकी दोनों सेम हो। लेकिन नॉन प्लेनर की बात करें तो कई बार क्या होता है, मॉलिक्यूल ऊपर की तरफ उठा हुआ है। जैसे अगर मैं बात करूँ इस पेपर की, तो पेपर एकदम प्लेनर है, लेकिन इस पेन की अगर बात करता हूँ तो इसकी ड्राइंग आप बना नहीं सकते। ठीक है, इसको आप एक पेपर पे पूरा डिस्क्रिप्शन इसका दे नहीं सकते, इसके सारे एंगल, सारी साइड से एक ऐसा दिखता है, वो सारी चीज़ हम यहाँ पे इस पेन के बारे में एक्सप्लेन नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये क्या है, नॉन प्लेनर मॉलिक्यूल है। और अगर पेपर की बात करूँ, पेपर क्या एक प्लेनर मॉलिक्यूल है कि हम भाई साफ दिख रहा है ऊपर से कि आपको इस तरीके का है। उसके बाद डाइपोल मूवमेंट की अगर मैं बात करूँ तो जैसे
कोई भी एटम जब दूसरे एटम से जुड़ता है तो वो कोई ना कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगाता है उसकी तरफ, तो उसको बोलते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिव फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के। मतलब जैसे दो चीज़ जुड़ी है, अगर CO2 की बात जुड़ूँ तो कार्बन और ऑक्सीजन आपस में जुड़े हैं, तो ज़्यादा इलेक्ट्रॉन और ऑक्सीजन है तो ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचती है, उसकी वजह से क्या होता है, उनके बीच में पॉलरिटी ऑफ चार्जेस आता है। पॉलरिटी ऑफ चार्जेस इन द सेंस एक तरफ नेगेटिव चार्ज आ जाएगा और एक तरफ पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। जैसे मैं एक एग्जांपल की बात करता हूँ, मैंने मॉलिक्यूल ज्वाइन किया आपस में OH, ठीक है, OH मॉलिक्यूल की ही बात करता हूँ, O और H, तो 2 इलेक्ट्रॉन इन दोनों के बीच में लगाए हैं मैंने, एक इधर और लगा देते हैं, H2O बना देते हैं इसको, ठीक है। तो ये ऑक्सीजन है, ये हाइड्रोजन है, तो हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींचेगा, ऑक्सीजन खींचेगा, तो जाहिर सी बात है ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है, ऑक्सीजन है, तो वो इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा, ये क्या करेगा, अपनी तरफ खींचेगा। तो इसकी वजह से क्या होगा, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज थोड़ा सा बढ़ जाएगा क्योंकि इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचा, और इसके ऊपर कहते हैं पार्शली नेगेटिव चार्ज, इनके ऊपर पार्शली पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। जस्ट एन एग्जांपल मैंने आपको समझाया, इसको बोलते हैं डाइपोल मूवमेंट। तो ये कई चीज़ें जो हाइब्रिडाइजेशन से हमको पता चलती है। आज जो हम मेन बात करेंगे वो बात करेंगे कि ज्योमेट्री की, कि हाइब्रिडाइजेशन से सबसे पहले ज्योमेट्री, फिर नेक्स्ट वीडियोज़ में हम कवर करते रहेंगे कि शेप और ज्योमेट्री में जो फ़र्क है वो कैसे कैसे डिस्क्राइब किया है, वो हम आगे देखेंगे कि कैसे बॉन्ड एंगल होते हैं, कैसे उनकी स्ट्रक्चर होती है, कैसे उसकी 2D 3D स्ट्रक्चर होती है। सबसे पहले बात करते हैं फॉर्मूले की। तो हाइब्रिडाइजेशन का फॉर्मूला मैंने डिनोट किया हाइब्रिडाइजेशन को N से स्मॉल n, आप चाहो जिससे डिनोट करो, इसका कोई मेजर इशू नहीं है। तो नंबर ऑफ वैलेंसी ऑफ सेंट्रल एटम की सबसे पहले तो वैलेंसी है, मुझे पता है मेरे जैसे स्टूडेंट्स होंगे तो कई लोगों को ये पता ही नहीं होगा कि वैलेंसी क्या होती है। तो भाई वैलेंसी मतलब कि किसी भी एटम की सबसे बाहर वाली शेल, मान लो ये कोई एटम है, ठीक है, मान लो ये कोई एटम है, इस एटम की सबसे बाहर वाली शेल जो है, मान लो ये सबसे बाहर वाली शेल है, तो आखिरी शेल में कितने इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, वो उसकी क्या होती है, वैलेंसी। तो वैलेंसी ऑफ सेंट्रल एटम, देखो मैंने यहाँ पे एक वर्ड यूज़ किया सेंट्रल एटम। अब कई लोग बोलेंगे कि सर आप H2O मॉलिक्यूल की अगर बात करते हैं, जैसे एग्जांपल लेता हूँ मैंने यही H2O की, सर इसमें सेंट्रल क्या है, तो सबसे आसान है सेंट्रल एटम को पहचानना कि जो कम हो। भाई यहाँ 2 हाइड्रोजन है, 1 ऑक्सीजन है, तो सेंट्रल एटम कौन सा हुआ, ऑक्सीजन हो, या फिर जिसकी साइज़ बड़ी हो, ठीक है। अगर पहला वाला कॉन्सेप्ट काम ना करेंगे, मतलब अगर दोनों बराबर कमांडिटी में दे दिए, मेन दोनों आइटम 2-2 दे दिए, तो क्या करना है, जो बड़ा हो उसको आप सेंट्रल एटम मान लो, ठीक है। तो हाइब्रिडेशन यानी नंबर ऑफ वैलेंसी ऑफ सेंट्रल एटम, सेंट्रल एटम की वैलेंसी प्लस यूनिवैलेंट स्पीसीज। यूनिवैलेंट नाम से पता चलता है कि वो स्पीसीज जिनकी वैलेंसी 1 है, ठीक है। यूनी और वैलेंट यानी कि जिसकी वैलेंसी 1 है वो स्पीसीज, प्लस चार्ज, इन तीनों को ऐड करो अपॉन 2, तो जो भी रिजल्ट आएगा वो उसका क्या होगा, हाइब्रिडाइजेशन होगा। अब वैलेंसी सर किसकी क्या होती है, यूनिवैलेंट स्पीसीज क्या होते हैं, चार्ज क्या होते हैं, इसको हम देखते हैं, ठीक है। ये दिमाग में रखना फॉर्मूला, N इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ वैलेंसी ऑफ सेंट्रल एटम प्लस यूनिवैलेंट स्पीसीज प्लस चार्ज अपॉन 2, ठीक है। अब हम चलते हैं आगे। हाँ, तो सबसे पहले बात करते हैं वैलेंसी की। तो पी ब्लॉक मैंने आप लोगों के सामने बनाया हुआ है, ग्रुप 13, 14, 15, 16, 17 और 18, ये पी ब्लॉक के अंडर ग्रुप्स होते हैं, और ये उनके सारे के सारे एलिमेंट्स जो हैं वो सारे हमने बना रखे हैं। अब देखो एक शॉर्टकट ट्रिक है कि ग्रुप 13 की वैलेंसी 3 होती है, 14 की 4, 15 की 5, 16 की 6, 17 की 7 और 18 की 8। अब कई महानुभाव ऐसे होंगे जिनको याद ही नहीं होगा कि सर हमको तो पी ब्लॉक याद ही नहीं है, तो वैलेंसी कहाँ से निकलेगी, ठीक है। ये सेंट्रल एटम्स आ रहे हैं, इनकी वैलेंसी कैसे याद होगी, तो मैं एक तरीका बता देता हूँ, इनको मैं बोल देता हूँ, आप लोग लिख लो साथ साथ में, ठीक है। क्या होगा, याद करने का तरीका है बैंगन, आलू, गाजर, इन तेल, ठीक है। रिपीट कर देता हूँ, बैंगन, आलू, गाजर, इन तेल, एक शॉर्टकट है ये। देखो बोरोन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम, ये याद करने की आपको कोई ज़रूरत नहीं है, आपको सिर्फ सिंबल याद होने चाहिए, और दूसरा उनकी सीक्वेंस याद होना चाहिए कि भाई ये ग्रुप 13 में, ये 14 में, ये 15 में, 16 में, 17 में, 18 में। और फटाफट मैं याद करवा देता हूँ, बैंगन, आलू, गाजर, इन तेल, काशी गए शंकर प्रभु, वापस रिपीट कर देता हूँ, काशी गए शंकर प्रभु, नहीं पता ऐसा सब भी, कि भाई मुझे नहीं पता है कैसा है, तो आप चाहो और कोई भी शॉर्टकट चाहे यूज़ कर सकते हो, भाई मैंने इस तरीके से याद कर रखा है। 16 का ओ स्टाइल से टी पो, ठीक है, कि अगर चीटिंग करो तो थोड़ी स्टाइल से करो, कि ओ स्टाइल से टी पो। ग्रुप 17 का है, या इसको बोलते हैं हैलोजन फैमिली, एक और नाम यहाँ पे लिख देता हूँ मैं आपको, हैलोजन।
HALOGEN, हैलोजन फैमिली। ग्रुप 16 को बोलते हैं चैलोजन, CHALOGEN, चैलोजन फैमिली। और अगर ग्रुप 18 की बात करते हैं तो इसको बोलते हैं हम क्या, नोबल गैसेस। ठीक है, तो इसका क्या था, ग्रुप 17 हैलोजन फैमिली का। फिर कल बाहर आई आंटी, और 19th का है हीना, मतलब हीलियम ऊपर चला गया, वो ग्रुप पी ब्लॉक में नहीं है। नीना और करीना के एक्सरे रंगीन, हीना ऊपर चला गया, नीना और करीना के एक्सरे रंगीन। ये एक तरीका है इसको याद करने का। एक बार फिर रिपीट कर देता हूँ। क्या था, बैंगन आलू गाजर इन तेल, काशी गए शंकर प्रभु, नहीं पता ऐसा सब भी, ओ स्टाइल से टीपो, फिर कल बाहर आई आंटी, और हीना नीना और करीना के एक्सरे रंगीन। हीना हीलियम ऊपर चला गया आपका। ठीक है, ये तो था हमारा वैलेंसी। ये जो मैंने आपको फॉर्मूला जो लिखवाया था, फॉर्मूले में मैंने बोला था नंबर ऑफ वैलेंसी ऑफ सेंट्रल एटम। तो ये वैलेंसी कि भाई ऊपर ग्रुप 13 का कोई मेंबर है तो उसकी वैलेंसी 3, 14 का तो 4, 15 का 5, 16 का 6, जो भी आगे आगे कंटिन्यू। अब यूनिवेलेंट स्पीसीज तो देखो धरती पे भाई 5 यूनिवेलेंट स्पीसीज है। कौन सी, एक तो ग्रुप 17 वाले फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, और एक हमारे हाइड्रोजन बाबा। इन सब की वैलेंसी कितनी है, इन पांचों की वैलेंसी कितनी है, 1 या फिर 1। तो अगर फॉर्मूले के अंदर ये आते हैं तो इनको ऐड करना है। और तीसरी चीज़ जो मैंने आपको बताई थी वो बताई थी चार्ज। ठीक है, नंबर ऑफ वैलेंसी हो गई, यूनिट स्पीसीज हो गई, तीसरी जो चीज़ आती है वो चार्ज, और फिर अपॉन सबका प्लस करने के बाद क्या करना है, अपॉन 2। ठीक है, अब चार्ज क्या है भाई, किसी भी मॉलिक्यूल के ऊपर अगर माइनस चार्ज लगता है तो आपको फॉर्मूले में प्लस करना है, प्लस लग रहा है तो माइनस करना है। वापस एक बार रिपीट कर रहा हूँ, फॉर्मूले के अंदर माइनस चार्ज है तो आपको प्लस करना है, और फॉर्मूले के अंदर प्लस चार्ज है तो माइनस करना है। एग्जाम्पल हम करेंगे वहाँ आपको अच्छे से और समझ में आ जाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं कि n की वैल्यू, कि मान लो भाई n की वैल्यू आती है 1 आएगी, 2 आएगी, 3 आएगी, 4 आएगी, 5 आएगी, 6 आएगी, 7 आएगी, 8 आएगी, जो सो ऑन जो भी आती रहेगी। तो हम कैसे जानेंगे कि उसका हाइब्रिडेशन क्या है, कि अगर n की वैल्यू 2 आती है तो हाइब्रिडेशन उसका sp है, स्ट्रक्चर होगी लीनियर। अब लीनियर कैसे मैं बता देता हूँ, ये कि एकदम सीधी एक बीच में और 2 इस तरफ। देखो ज्योमेट्री के लिए अलग से एक मैं वीडियो डिज़ाइन करूंगा जिसमें सिर्फ ज्योमेट्री का डिस्क्रिप्शन करूंगा कि अलग अलग ज्योमेट्री क्या होती है। आज मैं सिर्फ हाइब्रिडेशन निकालना सिखा रहा हूँ आपको, ज्योमेट्री की बात हम करेंगे आगे। सिर्फ आज ये पता चलेगा कि ज्योमेट्री है कैसी कैसी उसके स्ट्रक्चर है, वो धीरे धीरे हम वीडियो शॉर्ट वीडियोस बनाते रहेंगे, इसमें फटाफट समझते रहेंगे। तो एन की वैल्यू 2 है तो एस पी, एन की वैल्यू देखो एस पी कैसे, 1 एस 1 पी, तो एन की वैल्यू 2, 1 एस 2 पी, एन की वैल्यू 3 आएगी, 4 आएगी तो 1 एस 3 पी, 5 आएगी तो 1 एस 3 पी 3 डी। अब किसी का दिमाग में ये है कि सर पी 4 क्यों नहीं है, तो भाई पुरानी वीडियो में मैंने बताया था कि पी के अंदर पी ऑर्बिटल में सिर्फ 3 ही कॉलम होते हैं, पी एक्स पी वाई पी जेड, उसमें पी 4 नहीं होता है। ठीक है, और एस अकेला ही होता है, शेर अकेला ही आता है। तो एन की वैल्यू 5 है तो sp3d, एन की वैल्यू 6 है तो sp3d2, और एन की वैल्यू 7 है तो sp3d3। एक बार सिर्फ आप नाम लिखोगे आज जो मैं क्वेश्चंस दूंगा करने के लिए कि ज्योमेट्री क्या है, ज्योमेट्री दिखती कैसी है उसकी, और बॉन्ड एंगल उनके बीच में कैसे होते हैं, वो हम आगे डिस्क्राइब करेंगे। तो एन की वैल्यू 2 है तो sp हाइब्रिडेशन लीनियर, 3 है तो ट्राइगोनल प्लेनर, 4 है तो टेट्राहेड्रल, 5 है तो ट्राइगोनल बाय प्लेनर, 6 है तो ऑक्टाहेड्रल, और 7 है तो पेंटागोनल बाय पिरामिडल। ठीक है, एक सेकंड, ये छोटा सा एरर है कि ट्राइगोनल बाय पिरामिडल आएगा, ये प्लेनर नहीं आएगा, ये मिस्टेक कर रखी है। पिरामिडल, ट्राइगोनल बाय पिरामिडल, टीबीपी जिसको बोलते हैं, इन शॉर्ट बोलते हैं हम इसको टीबीपी। ठीक है, तो एक बार वापस रिपीट कर देता हूँ, एन की वैल्यू 2, 3, 4, 5, 6, स्ट्रक्चर है लीनियर, ट्राइगोनल प्लेनर, टेट्राहेड्रल, ट्राइगोनल बाय पिरामिडल, ऑक्टाहेड्रल और पेंटागोनल बाय पिरामिडल। ठीक है, अब हम देखते हैं हाइब्रिडेशन निकालते कैसे। फॉर्मूला याद हो गया आपको, हाइब्रिडेशन में नंबर ऑफ वैलेंसी ऑफ सेंट्रल एटम कहाँ से लेनी है, आपको नंबर ऑफ वैलेंसी ऑफ सेंट्रल एटम कहाँ से लेनी है, इस टेबल से। यूनिवेलेंट स्पीसीज 5 ही होते हैं, चार्ज प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस। ठीक है, जो फॉर्मूले में दिया उसका क्या करना है, हमको उल्टा करना है। ठीक है, अब हम चलते हैं कुछ एग्जाम्पल्स पे। सबसे पहले बात करते हैं वाटर की। तो देखो भाई, अब पता कैसे चलेगा H2O में सेंटर मॉलिक्यूल क्या है, तो जाहिर सी बात है कि जो कम है तो कम क्या है, ऑक्सीजन कम है। ठीक है, तो ऑक्सीजन का सेंट्रल वैलेंसी कितनी है, 6, प्लस हाइड्रोजन कितने, यूनिवेलेंट स्पीसीज कितने, 2, कोई चार्ज है नहीं तो 0/2 यानी 4। चार्ज के लिए कौन सी हाइब्रिडेशन होती है, अभी हमने देखा था एन की वैल्यू जब 4 है तो हाइब्रिडेशन होगी sp3, और शेप जो ज्योमेट्री होगी वो होगी टेट्राहेड्रल। वैसे ही बात करते हैं NH3 या अमोनिया। नाइट्रोजन की वैलेंसी 5, 3 हाइड्रोजन दे रखे हैं, 3 हाइड्रोजन, कोई चार्ज है नहीं तो 0/2। आंसर कितना है, 4, यानी हाइब्रिडेशन इसकी भी क्या है sp3, और स्ट्रक्चर ज्योमेट्री इसकी भी टेट्राहेड्रल।
PCl5 नाइट्रोजन की वैलेंसी 5 ही क्लोरीन दे रखे हैं, क्योंकि हमने देखा ही था कि FCl, Bri और H ये सारे यूनिवलेंट स्पीसीज है, तो 5 यूनिवलेंट स्पीसीज है, तो 5 कोई चार्ज है नहीं, 0/2 इज इक्वल टू 5 यानी sp3 डाइहाइब्रिडाइजेशन स्ट्रक्चर होगी ट्रायगोनल बाय पायरामिडल। फिर कार्बन डाइऑक्साइड की बात करते हैं। कैसे पता चलेगा सेंट्रल एटम, इसमें कैसे पता चला कि भाई P अकेला था, यहाँ क्या है C अकेला है। तो सेंट्रल एटम की वैलेंसी, कार्बन की वैलेंसी 4, ऑक्सीजन से हमको कोई मतलब है ही नहीं, क्योंकि यूनिवलेंट स्पीसीज तो सिर्फ कौन कौन सी होती है, हाइड्रोजन, कौन कौन सी होती है, हाइड्रोजन, क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। तो ऑक्सीजन तो कहीं है ही नहीं, तो ऑक्सीजन का हमका कोई रोल है ही नहीं, यहाँ ऑक्सीजन का कोई रोल नहीं है। तो कार्बन की वैलेंसी 4, कोई है FCl Bri में से नहीं, तो 0, कोई चार्ज है नहीं, तो 0/2, 4/2 2, यानी जो हमारी हाइब्रिडाइजेशन आई वो आई sp, जो शेप जो ज्योमेट्री होगी वो गई हमारी लीनियर। अब बात करते हैं अगली XeO6-4। देखो यहाँ चार्ज वाला मैंने एक एग्जाम्पल रखा है। कैसे, Xe यानी जिनॉन, आखिरी फैमिली नोबल गैस में, यानी 8 वैलेंसी इसकी 8, ऑक्सीजन की 6 मॉलिक्यूल, हमको ऑक्सीजन से कोई मतलब नहीं है। कोई यूनिवलेंट स्पीसीज है, हाइड्रोजन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन नहीं है, तो 0। चार्ज कितना है, -4। देखो मैंने बोला था कि अगर चार्ज माइनस है तो आपको +4 करना है, और यहाँ +4 होता तो आप यहाँ -4 करते, तो 8 0 + 4 कितना होगा 12, 12/2 इज इक्वल टू 6। हाइब्रिडाइजेशन हो गया sp3d2 और शेप हो गई आपकी, या सॉरी ज्योमेट्री आपकी हो गई ऑक्टाहेड्रल। ठीक है, तो ये कुछ एग्जांपल्स थे, और एग्जांपल्स देखते हैं। XeF5+, एक प्लस वाला एग्जांपल ले लेते हैं। तो Xe 8, 5 फ्लोरीन है 5, और प्लस है तो हम क्या करेंगे, माइनस, प्लस दिया हुआ है या फिर प्लस दिया है तो सिंपली मीन प्लस का मतलब +1 ही होता है, तो हम क्या करेंगे, -1 उल्टा करना है हमको, /2 कितना है 6, 8 + 5 11, सॉरी 8 + 5 13, 13 - 1 कितने हुए 11, और एक 12, 12/2 = 6। तो हाइब्रिडेशन हो गई हमारी sp3d2, यानी कि ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री आ गई हमारी। तो कुछ एक प्रैक्टिस क्वेश्चन है, प्रैक्टिस क्वेश्चन मैंने आप लोगों को दिए हैं। इसके देखो सारे के सारे क्वेश्चंस जो मैंने दिए हैं, सारे के सारे क्वेश्चंस इससे ईजिली तरीके से, बहुत ही आसानी से हो जाएंगे। ठीक है, ट्राई करो घर पे। मैं एक बार सारे क्वेश्चन, प्रैक्टिस क्वेश्चंस को रिवाइज करवा देता हूँ कौन कौन से हैं, और टिक कर देता हूँ कि सेंट्रल एटम कौन कौन सा है। CH4 जाहिर सी बात है सेंट्रल एटम, XeO3 Xe है, इसमें XeOF4, तो O से हमको कोई मतलब नहीं है, Xe और F4 से है, तो Xe, इसके अंदर भी Xe, इसके अंदर भी Xe, ISCl, Xe, SSI, TE, SB, I, एंटीमनी SNI और Br। देखो 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट है, 18, 19 और 20। ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। देखो सारे क्वेश्चंस आप कर लोगे, ये तीनों क्वेश्चंस भी इस फॉर्मूले से हो जाएंगे, और इवन जितने भी हाइब्रिडेशन के क्वेश्चंस आप चाहे नीट, IIT किसी में भी देख लो, सारे के सारे क्वेश्चन से शॉर्ट ट्रिक इस फॉर्मूले से हो जाएंगे। सारे क्वेश्चन करके देखो, जो 3 हिंट क्वेश्चन है, अगर ये तीनों कर लेते हो आप, मतलब आपका हाइब्रिडेशन बिल्कुल क्लियर है। ये सारे प्रैक्टिस करके और इन तीनों पे थोड़ा सा फोकस करना, दिमाग में थोड़ा सा प्रेशर डालना आ जाएगा, नहीं तो अगले वीडियो में हम इसको कवर कर लेंगे। और इस वीडियो के रिगार्डिंग कोई भी क्वेश्चन हो तो यू कैन राइट इन कमेंट सेक्शन। लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, एंड फॉलो अवर यूट्यूब चैनल, दैट इज बैकबेंचर केमिस्ट्री। थैंक यू।